स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत में। मैं हूं आपकी एंकर के क्रिजानिया सोलो। ये देखते हैं आज की बड़ी खबर। बालिया के मनिया नागर पंचायत के अध्यक्ष पद के चुनाव में समाजवादी पार्टी की रीतू देवी की जीत को जिला एवं सत्र न्यायालय ने रद्द कर दिया है और भाजपा की भूचिया देवी को निर्वाचित घोषित किया है। ये फैसला 11 मई 2023 के चुनाव में धंडाली की शिकायत पर आधारित है, जहां अदालत ने सभी दलीलें सुनाने के बाद रीतू देवी के परिणाम को अवैध करार दिया। भाजपा नेता पप्पू सिंह ने इसे सत्य की जीत बताया और कहा कि इससे विकास की रफ्तार बढ़ेगी। कि ये एक नागरिक न्याय की जीत होगी और आज न्याय की जीत होगी। तो उस पर एफआईआर दर्ज हुआ बलिया कोतवाली में। एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी नहीं हुई और उसने शपथ ग्रहण किया और एसडीएम बलिया ने उसका शपथ ग्रहण कराया। कोतवाली में मनीराम सिंह ने बीएसए ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया डीएम के निर्देश के अनुरूप और एडीएम की आख्या उसमें लगी हुई थी। तब जाकर कोतवाली बलिया में उसके ऊपर एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के बाद उसकी गिरफ्तारी है। बहुत अफसोस की बात है। और आज भी चार्जशीट दाखिल होने तक जमानत की बात हाई कोर्ट ने कही थी। चार्जशीट दाखिल हुए 8 महीना हो गया, 12 महीना हो गया, लेकिन आज भी वो गिरफ्तार नहीं है, न उसने जमानत न्यायालय से कराया है। अब सोचिए आप कितनी बड़ी धृष्टता हुई है। ये धृष्टता कहते हैं उसको। धृष्टता मतलब कि हिंदी में उसको क्या कहेंगे? धृष्टता को कहेंगे हिंदी में जबरन। उन्होंने अभी तक जमानत नहीं कराई है। अभी कहूँगा कि न्यायालय पर भरोसा था, तभी तो मैं 14 महीने से न्यायालय की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ। 14 महीने 15 महीने हो गया। रोज़ जाना, रोज़ तारीख पढ़ना, रोज़ समय पर उपलब्ध होना। जैसे नौकरी में आदमी जाता है वैसे केस में जाता है, आप जानते हैं। तो आज न्याय की जीत हुई है। न्यायालय पर बहुत भरोसा है। न्यायालय ने हम लोगों को नाउम्मीद किया। हमारे साथ जुड़े हुए तमाम जितने भी लोग थे, जिन लोगों ने हमको वोट देने का काम किया, और तमाम लोग आज राहत महसूस कर रहे हैं। तो जो माना जाए आज की बात जो हो रही है वो मुकदमा ही लड़ने में समय लग गया उनको हमारे साथ। तो विकास क्या करेंगे वो आप बताइए। जब आदमी के भीतर डर पैदा होगा और जब डर रहेगा कि मैंने गलत काम किया है, कब मैं चला जाऊँ जेल के शिकंजों में, न्यायालय के शिकंजों में, वो आदमी काम क्या करेगा? विकास क्या करेगा? आपका घर ठीक रहेगा तो आप विकास कर सकते हैं। आपके घर में लड़ाई छिड़ जाएगी तो आप विकास नहीं कर सकते हैं। आपके परिवार में लड़ाई छिड़ जाएगी तो आप विकास नहीं करेंगे। आप अपने परिवार को देखेंगे पहले। विकास की बात तो दूर समझिए। विकास होता है जब मन मस्तिष्क शांत रहता है, तब विकास का रफ्तार नहीं बढ़ेगा। विकास की गंगा बहेगी। समझ गए आप? लोग देखेंगे तो मौका मिलना चाहिए और न्यायालय ने मौका दिया है। भगवान का आशीर्वाद है। माता रानी का। भाई मनियर नगर पंचायत की गली है, नाली है, सड़क है, खंजा है, पानी है, वाटर लीकेज है, ये सारा सिस्टम जो नगर पंचायत के अंदर आता है, कोई लोकसभा विधानसभा थोड़ा है, छोटा सा नगर पंचायत है। इसको सजाना है, संवारना हो। AK शर्मा जी बैठे हुए हैं ये सब विकास की राह को बताने के लिए, करने के लिए। भागलपुर बिहार में साइबर थाना ने एक संदिग्ध मोबाइल नंबर की जांच के बाद 4 शिकायतें मिली, जिनमें कुल 2,69,604 रुपये की साइबर धोखाधड़ी शामिल है। पुलिस ने एक विशेष टीम के घाटन कर फर्जी सेल्स एडवर्टीजमेंट सेंटर पर छापेमारी की, जिसमें 9 लोग गिरफ्तार किए गए और कई सामान जैसे अवैध ATM कार्ड, चेकबुक, लैपटॉप और सोने के आभूषण बरामद हुए। जांच में पता चला कि इस गिरोह ने पूरे देश में लगभग 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। मुख्य आरोपित डिशन आली और आदित्य कुमार को गिरफ्तार किया गया। अधीक्षक भागलपुर निर्देशानुसार भागलपुर जिला में साइबर फ्रॉड में संबंधित आपराधिक कर्मियों को विरोध सत्यापन छापेमारी लगातार जारी है। इसी क्रम में 19/10/24 को भागलपुर साइबर थाना को प्रतिबंब पोर्टल से सूचना मिली। एक संदिग्ध व्यक्ति, साइबर फ्रॉड में संदिग्ध व्यक्ति का नाम, उनका लोकेशन मिलने पर
एक विशेष टीम गठन किया गया है। इस विशेष टीम बरारी थाना अंतर्गत मनाली चौक पे विशेष छापेमारी किया गया है। छापेमारी क्रम में कुछ बरामद हुआ है। मोबाइल 38, सिम कार्ड 44, एटीएम कार्ड 34 और चेकबुक, पासबुक और बाइक 3, रकम 73,000 और ज्वेल्स बरामद हुआ है। ये साइबर फ्रॉड का गिरोह में मास्टरमाइंड है राहुल उर्फ जिशान अली, उनको गिरफ्तार किया गया है। राहुल उर्फ जिशान अली के निशानदेही पर और 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें कुल मिलाकर 10 लोगों को ये साइबर फ्रॉड का गिरोह में गिरफ्तार किया गया। इसी संबंधित साइबर थाना में 69-24 FIR दर्ज करके बाकी शेष अभियुक्तों को बारे में अभी छापेमारी चल रही है। लड़कियाँ कितनी? जो लड़कियाँ हैं वो कितनी? 6 लड़के। तो कहाँ से इसका लिंक से जुड़ा हुआ है? भागलपुर के अलावा कहाँ से इसका लिंक जुड़ा हुआ है? तो पूरा इंडिया में लिंक जुड़ा हुआ है। स्पेसिफिक लग रहा है कहाँ? ये बंगाल। किस तरह से ये लोग शिकार बनाते थे? कुछ नया तरीका था या तो फिर वैसे ही फोन कॉल के जरिए? ये किस तरह से फ्रॉड है? दिवाली के नज़दीक आते ही लखनऊ की नाका मार्केट में ग्राहकों की भीड़ भर गई है। जहां लोग घर और ऑफिस को सजाने के लिए लाइटें खरीद रहे हैं। यहाँ के थोक व्यापारी कमलजीत सिंह ने बताया कि इंडियन मीट रंग बिरंगे लाइटें इस बार ग्राहकों के बीच लोकप्रिय है और एक दुकान जो थाईलैंड मीट इंडोर लाइट्स बेचती है विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दुकान के मालिक नीलेश अग्रवाल का कहना है। उनका कहना है कि उनकी लाइटें बाजार में सबसे किफ़ायती हैं। इस बार इंडियन का बहुत अच्छा रुझान है क्योंकि चाइना हमारे से हमेशा के लिए दूर होता जा रहा है और हमारे मोदी जी चाहते हैं कि चाइना को अपने से दूर ही रखें। तो इंडियन लाइट्स का इस बार बहुत अच्छा रुझान है। सर्किट वाली लाइट है, ये बहुत अच्छी रोशनी में आ गई है। इतनी अच्छी है कि जिसको हम एक कहते हैं कि एक ले ले, वो कहता है हमें 2 दीजिए, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी में और रिपेयरेबल है। सबसे बड़ी चीज़। दूसरा, ये वाटरफॉल बनाया गया है इस बार इंडिया में। गुजरात में सब मशीनें लग गई हैं, मशीनरी मेड है और इतना अच्छा वाटरफॉल है कि जो आता है कहता भैया 1-2 पीस ज़रूर दीजिए, क्योंकि घर के वॉल पे लगा देंगे तो जैसे लगता है कि वाटरफॉल चल रहा है घर में। इसी के साथ साथ ये एक इंडियन लाइट्स में एक मोटे बल्ब की भी आ गई है। लाइटिंग बहुत आ गई। चाइना में लाइट नहीं होती थी, अभी हम लोगों ने अपनी जो बनाई है इसमें लाइटिंग बहुत है, रोशनी बहुत है। और रोशनी का ही पर्व हमारा दीपावली। सबको हमारी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत बधाई। जैसे अभी तक चाइना का माल बिकता था लाइटों में, अब अच्छी लाइटें इस समय जो आ रही हैं, क्योंकि चाइना का विरोध भी करता है आम कस्टमर, तो अच्छी लाइटें जो आ रही हैं थाईलैंड से आ रही हैं। ये हमारे पास झूमर देख रहे हैं, बैम्बू लाइट देख रहे हैं आप, ये जो भी हमारे पास ये झालर टाइप की लाइटें हैं, ये टोटल थाईलैंड का माल है हमारा। बड़ी बात बताइए आपने, थाईलैंड अभी तक किसी ने बताया नहीं था कि थाईलैंड का भी यहाँ मार्केट हो गया है। कि एक्चुअल में यहाँ पे सस्ता माल बिकता है, क्वालिटी माल नाके पे कम बिकता है, इंटीरियर कस्टमर यहाँ ज़्यादा है। तो चाइनीज पूरे नाके पे एक लौती दुकान हमारी है जिसमें आपको थाईलैंड की लाइट मिलेगी आपको। अब की लोगों के मन में जो है मंदिर को सजाने की बहुत वो है, तो मंदिर में ये जो इंडोर लाइटें आ रही हैं, ये लाइटें मंदिर पे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और जो नाके माल बिकता है वो बाहर मकान सजाने लगे बिकता है, तो उसमें सस्ती लाइट लगाते हैं। और मंदिर की वजह से या रूम डेकोरेशन के लिए, डाइनिंग रूम डेकोरेशन के लिए ये लाइटें बहुत अच्छी और बहुत जेन्युइन रेट पे हमारे यहाँ मिलती हैं। ये लाइटें इंडोर दिखाएंगे आप मुझे? मैं इंडोर लाइट दिखाइए अच्छा। ये सब कैंडल हैं, ये सब कैंडल हैं लगाने के लिए आपके लिए। ये कैंडल देखिए हर मेल की जलती है, जैसे ये कैंडल है। अब ये मात्र हमारी 20 रुपए की कैंडल है, समझे। मैं आपको इंडोर लाइट दिखाता हूँ। अच्छा इंडोर लाइट ज़्यादा उठा दो। ये देखिए इस टाइप की लाइटें आई हैं, ये थाईलैंड का प्रोडक्ट है, ये थ्रेड पे बना हुआ है। ये देखिए इस टाइप के प्रोडक्ट है, ये सब थाईलैंड की लाइट है। ये देखिए ये बैम्बू पे बनी हुई लाइट है, ये हमारी सब थाईलैंड का प्रोडक्ट है। ये सब थाईलैंड का, ये थ्रेड पे है, सब थाईलैंड का प्रोडक्ट है। मेरा नाम सुनीता पंडित है। आप बता रही थी कि ये जो आप देख रहे हैं इंडोर लाइटें देखने, किस तरह की लाइटें आप लोगों को अच्छी लग रही हैं? ये बहुत खूबसूरत, क्या सजाएंगे?
मैं स्पेशली इस दुकान पे आई हूँ क्योंकि इस दुकान का कुछ अलग ही नाम है, अलग ही सामान है इस दुकान पे, और कंपैरेटिवली और शॉप से यहाँ का जो मटेरियल है या जो सामान है वो बहुत ही खूबसूरत है, डेकोरेटिव है और शायद चाइनीज़ नहीं है, क्योंकि हम लोग सभी इस चीज़ का विरोध करते हैं कि चाइनीज़ माल हमको नहीं लेना है। पर यहाँ पर जो भी कुछ है वो बहुत ही एक यूनिक सा है, अलग है, जो आपको कॉमन दुकानों पे नहीं मिलेगा। स्पेशली इसीलिए हम इसको लेने आए हैं। लाइट्स भी है और भी बहुत सारा डेकोरेटिव, बहुत ही खूबसूरत सामान है यहाँ। दीपावली से पहले फैंसी लाइट और झालरों की बाजारें सज चुकी हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ की ऐतिहासिक नाका बाजार है, ये थोक बाजार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लाइटें हैं कितनी रंग बिरंगी लाइटें हैं, झालरें हैं। और इस बार की बताया जा रहा है कि इस बार जो कस्टमर यानी ग्राहकों की जो मांग है सबसे ज़्यादा, उनकी जो पसंदीदा झालर है वो फैंसी लाइटें हैं। इस बार फैंसी झालरों की बाजार में बहुत ज़्यादा डिमांड है और आप देख सकते हैं ये फैंसी, इसको ही कह रहे हैं फैंसी, ये लाइट हैं, ये झालरें हैं, इनकी कस्टमर जो है इनको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और इनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि दीपावली के अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, ऐसे में जो ग्राहकों का जो है तांता भी आप देख सकते हैं। तो ये तमाम ग्राहक हैं, यहाँ से लेकर ये सारे लोग ग्राहक ही हैं जो उनकी पसंदीदा लाइट हैं, झालरें हैं या जो भी है वो अपना यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी इस बात की फिक्र है कि दीपावली से पहले वो अपने घर को जल्द से जल्द रंग बिरंगी लाइटों से उसको जगमग कर सकें। इस वजह से लोगों का तांता बाजार में लगा हुआ। हमारे साथ तमाम कस्टमर भी, हम उससे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सोनू, किस तरह की लाइट लेने आए हैं? ये कलरफुल लाइट है। किस तरह की लाइटें आपको इस बार मार्केट में नज़र आ रही हैं? बहुत सारी रंग बिरंगी मार्केट में लाइटें नजर आ रही हैं। आपको कैसी पसंद है? रंग बिरंगी पसंद है। अच्छा, देखिए हम और भी लोगों से बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि कस्टमर है, इनका कहना है कि रंग बिरंगी लाइटें हैं जो उनको काफ़ी पसंद भी आ रही है। और भी लोगों से हम बात करेंगे जो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका भाई? जी, मोहम्मद फैसल नाम है। फैसल जी, इस बार जैसा कि अभी बता रहे थे कि इस बार फैंसी जो झालरें हैं उसकी ज़्यादा डिमांड है, क्या लगता है किस तरह की डिमांड है? ग्राहकों को कौन सी लाइटें पसंद आ रही हैं? फैंसी लाइटें ज़्यादा पसंद आती है। उसमें फैंसी की इस समय बहुत डिमांड है, फैंसी लाइटों की। अच्छा जी। अच्छा, और भी हमारे साथ हैं, आप ऑनर हैं दुकान के, हम उससे बात करेंगे। क्या नाम है? ईशान नाम है। ईशान जी, हम पिछली बार भी आए थे, लेकिन पिछली बार जो बाजार थी, क्योंकि वो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो राम वाली बहुत लाइटें यहाँ पे जल रही थी, एलईडी, लेकिन इस बार वो है नहीं। इस बार खास क्या है? इस बार फैंसी लाइटों की, फैंसी झालरों की, जो डिज़ाइनर रूम डेकोरेशन जैसे ये सब लाइटें, इनकी डिमांड ज़्यादा है, ना कि घर के बाहर सजाने वाली फोकस जो लाइटें होती हैं वो उनके बजाय, झालरों की लड़ियों की बजाय घर में लोग अंदर सजाने वाली इंडोर लाइटों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अच्छा, पहले नहीं होता था, पहले आउटडोर लोग सजावट कर, लेकिन अब क्या इंडोर का ट्रेडिशन चला है? इंडोर का ट्रेडिशन चला है। इस बार इंडोर लाइटें, जैसे ये सब फैंसी आइटम है, ये मंदिर में सजाने वाले दिए हो गए, ये छोटे छोटे दिए हो गए, रूम्स वगैरह में, मंदिर वगैरह में सजाए, तो इंडोर लाइटों की डिमांड ज़्यादा है इस बार। अच्छा, एक और सवाल मेरा ये है कि व्यापारियों के जैसे कुछ व्यापारी मायूस हैं, कह रहे हैं कि उनके यहाँ ग्राहक नहीं आ रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि ग्राहकों का टोटा भी लगा हुआ है? ये तो हर, इसकी वजह क्या है? जैसे पिछले साल भी व्यापार डाउन था, और अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो इस बार उसका 50% काम था। तो हाँ, व्यापार दिन पे दिन डाउन हो रहा है, और इसकी वजह अब ऑनलाइन शॉपिंग है कि मार्केट में कंपटीशन है या दुकानदार मतलब करने वाले ज़्यादा हो जाते हैं, ये क्या वजह है ये नहीं मालूम, लेकिन काम हर ट्रेड 50% पे आ गया है। देखिए, आप किसान हैं, इनका ये दर्द है, मलाल भी है कि लाइटें तो मार्केट में है, चाहे फैंसी लाइटें हो, इंडोर लाइटों का चलन भी हुआ है, लोग आ भी रहे हैं, लेकिन मलाल इस बात का है, दर्द इस बात का है, दुख इस बात का है कि जो पहले खरीदारी होती थी वो खरीदारी अब नहीं रही। दिन पर दिन जो खरीदारी हो रही है वो कम होती जा रही। इसकी सबसे बड़ी वजह बताई इन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग। इस वजह से खरीदारी और जो बाजार था वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। फिलहाल यहाँ पे रंग बिरंगी लाइटें हैं, और इस बार जो लाइटों का जो ट्रेडिशन है वो इंडोर लाइटें और फैंसी लाइटें हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। भाजपा कार्यकर्ता की बैठक में युवा नेता कटके सिंह चौहान ने कहा कि यदि कांग्रेस का विधायक बना तो बुरनी में विकास नहीं होगा, जिससे उपचुनाव का माहौल गर्म हो गया। भाजपा ने पूर्व सांसद रमाकांत भरगवा को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस नेता विक्रम मस्ताल ने कटके के बयान को झूठा और हताशा से भरा कहा। भाजपा जिला अध्यक्ष रवि मालविया ने पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत की नाराजगी दूर करने और सभी नेताओं के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का आश्वासन दिया। नाराजगी फैलाने वाला विषय
नाराज़गी कह के इसको इतना बढ़ा दिया। मैं यहाँ पे सबसे मिलने आया, मैंने सबसे पूछा काहे की नाराज़गी, बोलते भैया ये तो आजू बाजू वाले लोग बात कर रहे थे। पता चला आजू बाजू वाले कौन है, कुछ असामाजिक तत्व कांग्रेस के बिठा दिए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का चोला पहन लिया और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमने कोई नाराज़गी नहीं है, हम सब परिवार के सदस्य हैं, हम सब में सहमति बन चुकी है। आगे चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी, जीत का लक्ष्य क्या मानते हैं? ऐतिहासिक जीत, देखिए हम कंपनी के कार्यकर्ता रिकॉर्ड बनाते आए हैं और रिकॉर्ड बनाते रहेंगे। ऐतिहासिक जीत होनी जा रही है और हम लोग संगठन के लोग हैं, संगठन की बारीकियों से काम करते हैं, कोशिश करेंगे कि हर पोलिंग बूथ भारतीय जनता पार्टी में वो अच्छी बहुमत। जो थोड़े बहुत असंतुष्ट नजर आ रहे हैं उनको, वही मैं कह रहा हूँ, असंतुष्टि तो ये है कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी का चोला पहन के असंतुष्टि चला रहे हैं। आज मैं सबके बीच में गया, मैंने 4 मंडलों की बैठकें ले ली। रमाकांत भार्गव को उम्मीदवार बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन यहाँ से राजेंद्र सिंह और गुरु प्रसाद शर्मा जैसे नेता भी दावेदारी कर रहे थे। क्या लगता है आपको कि क्या भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर ये चुनाव लड़ रही है? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि आज नामांकन रैली के दौरान आप यहाँ पर आए और आपने एक जन सैलाब आज देखा होगा कि जनता ने उत्साह से, उमंग से आज हमारे जननायक शिवराज सिंह चौहान जी और माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में यहाँ आकर उनका नामांकन में शामिल जनता हुई। आपने पूछा कि वरिष्ठ नेता हमारे माननीय गुरु प्रसाद शर्मा जी, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, राजपूत जी और आसाराम जी यादव सहित सभी वरिष्ठ नेता आज एक साथ मंच पर उपस्थित और प्राणपण से प्रत्याशी श्री रमाकांत जी को जिताने के लिए पूरी टीम एकजुटता के साथ माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लगी, क्योंकि हम सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में और यहाँ सिर्फ हमारा सिंबल। पिछले दिनों कार्तिकेय जी नसलंज पहुंचे थे, कुछ बयानबाजी भी उन्होंने जिस प्रकार से की है, आजकल चर्चाओं का विषय बना है कांग्रेस को लेकर, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कलह को वो कांग्रेस से क्यों जोड़ रहे हैं। जब आमने सामने की लड़ाई है, उनको घर को भारतीय जनता पार्टी के घर को भारतीय जनता पार्टी के लोग संभालें, उसमें कांग्रेस कहाँ से बीच में आ गई। वहाँ पर जो लोग हैं वो कौन है ये आपको भी पता है, क्षेत्र को भी पता है और मीडिया को भी पता है और भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि ये उनके घर की आंतरिक कला है। वो अपने घर को संभालें, कांग्रेस की ओर इशारा करने का काम ना करें। वो तो केवल आंसू पहुँच रहे थे ये कह के, कांग्रेस का नाम लेके वो बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं। 1920 की जो बात करी भाई साहब, क्या लग रहा है कांग्रेस भारी लग रही है इस समय बीजेपी? देखिए, चुनाव की तरह है और चुनाव में तो हम इतना ही कह सकते हैं कि प्रयास सारे लोग करते हैं जीतने के लिए। हमारा प्रयास है कि कांग्रेस जीते, उसके लिए हम जनता से समर्थन चाह रहे हैं और जनता का जो समर्थन मिल रहा है उससे हम लोग उत्साहित हैं और निश्चित रूप से परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। हम धीरे धीरे इसी बात को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। चुनौती कठिन जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है, तो कोशिश तो करना हमारा काम है। जैसा कि भाई साहब अभी कांग्रेस ने एक लिस्ट जारी की है स्टार प्रचारकों की 40 की, तो उनमें से बड़े बड़े स्टार प्रचारक भी आपके यहाँ आएंगे या फिर वहाँ मंत्री जी को ही हराने में लगे रहेंगे? हमारे स्टार प्रचारक 40 की सूचना जारी। कमाल है और आप सब कार्यकर्ताओं की कर्तव्य निष्ठा है, क्योंकि आप सब हमारे अपने विचारों में मानते हैं। अब न जाने कांग्रेस के कार्यकर्ता अब हमारे बीच में जहर घोलने का प्रयास करना चाह रहे हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अगर जहर किसी के मन में घुल भी गया तो जवाब दीजिए मुझे कि अपने मन में जहर घोल के किससे लड़ना चाहते हो आप? क्या आपकी लड़ाई आपस में आपकी लड़ाई क्या हमसे है? क्या आपकी लड़ाई नेताओं से है? क्या आपकी लड़ाई आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से है? क्या आपकी लड़ाई बुधनी वालों से है, बुधनी की आम जनता से है? क्योंकि हर वो व्यक्ति जिसने अपने मन में जहर घोला है, उसके मन में और उसकी आंखों पे एक पर्दा छा चुका है। वो सच्चाई नहीं देख पा रहा है, वो अपना भला बुरा समझ नहीं पा रहा है। वो ये भूल गया है कि इस मध्य प्रदेश में आप लोगों ने ऐसी सरकार बनाई है 163 सीटों के साथ, जिसको 4 साल तक कोई हिला भी नहीं सकता। विगत दिनों एक बयान जो कार्तिकेय का सामने आया है, उस पर आपने कमेंट्स भी किया था, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है
राजेंद्र ठाकुर जी की बात हो, आसाराम यादव जी की बात हो, क्या वो ये कहना चाहते हैं कि ये लोग कांग्रेसी हैं? ये बहुत दुख की बात है। ये उनकी, मैं कहता हूँ, खींच कह सकता हूँ, खींच एक तरह की है। और जिस तरह से वो जनता को धमका रहे हैं, अधिकारियों को धमका रहे हैं कि भाई चुनाव कैसा होना है, तो आप समझ सकते हैं कि इस बार बहुत छलछिद्र होने वाला है। अगर राजेंद्र जी और आसाराम यादव अगर बीजेपी के ना कोई कांग्रेसी हैं तो। पुलिस प्रशासन ने सदार कुरवाली क्षेत्र में लखपति मोहल्ले और बाजारिया में नकली अमूल घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में बड़ी मात्रा में नकली घी और ब्रांडेड कंपनी के लेबल बरामद हुए। प्रशासन की इस कार्रवाई से मिलावट में हड़कंप मच गया है। शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अंतर्गत में जिलाधिकारी महोदय द्वारा खाद्य पदार्थों के अपमिश्रण की जांच हेतु गठित की गई समिति, जिसमें एडीएम न्यायिक, उप जिलाधिकारी और डीओ फूड सम्मिलित थे, उनके द्वारा आज प्राप्त सूचना पर गुड़ाही बाजार और जैन गली में 2 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई है और FSSAI व अन्य विधिक प्रावधानों के दृष्टिगत उनके विरुद्ध FIR आदि। मझावा विधानसभा उपचुनाव में पूर्व प्रत्याशी पुष्प लता बिंड के पति ने संजय निषद पर शोषण का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि निषद ने उन्हें टिकट के लिए 2 करोड़ रुपए की मांग की और अब तक 15 लाख रुपए चुका चुके। और आरोप के मुताबिक निषद पार्टी के लोग हर कार्यक्रम में लाखों रुपए खर्च करते रहे हैं, जिसमें कार्यक्रम, गाड़ी और विदाई का खर्च शामिल है। सर, क्या नाम आपका? हम हरिशंकर बिंद हैं। पुष्पलता जी के पति हैं। सर, क्या पूरा मामला है? टिकट न मिलने के बाद आप निषाद पार्टी और निषाद के मुखिया पर आरोप लगा रहे हैं। मामला यह है कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम निषाद पार्टी के कई बार कैडर में गए हैं। उनके विचारों को सुनने के बाद मुझे ये लगा कि संजय निषाद वास्तव में हम लोगों के समाज के भगवान हैं, मसीहा हैं। लेकिन उनका दोहरा चरित्र हमारे सामने आ गया। जब जब उन्होंने हमके बुलाया दिल्ली, हमने पूरे खर्च किया, पूरे समाज के प्रति जितना भी हो सका हमने पार्टी के लिए किया। और उन्होंने हमको लखनऊ बुलाए और जो पार्टी का सिस्टम होता है, जब आप ही बता दीजिए, जब उनके खाते में सीट ही नहीं है तो हम लोग से आवेदन के नाम से क्यों 5 लाख रुपया मांगा गया? सबसे पहले तो उनको ये कन्फर्म करना चाहिए ना कि बीजेपी से निषाद पार्टी में गठबंधन है, तो पहले सीट तो होना चाहिए, इसके बाद आवेदन का पैसा लेना चाहिए ना। आवेदन के नाम से उन्होंने पैसा लिया। इसके बाद हमसे कहे कि आप प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आप जितना ही मेहनत करेंगे आपको टिकट मिलेगा। हमने, आपको पता है हमने क्षेत्र में कितनी मेहनत की। आपको ये भी पता है कि सर्वे रिपोर्ट भी हमारे पक्ष में गई थी, LIO रिपोर्ट भी हमारे पक्ष में गई थी, जितने भी सर्वे थी सब हमारे पक्ष में ही गई थी। लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि मेरे टिकट को काट दिया गया? विश्व सूत्रों से भी पता चला है कि हम लोगों का सौदा किया गया है, टिकट नहीं काटा गया। हम लोगों को हाईलाइट, हम अपने ही समाज को हाईलाइट किया जाता है और जैसे ही हाईलाइट समाज हो जाता है वो कुछ करने की योग्य होने लगता है तो इन्होंने बेचने का काम करते हैं। सर, आपने कब निषाद पार्टी ज्वाइन किया बसपा छोड़ के, और कितना कितना पैसा खर्च किया, कहाँ कहाँ बुलाया गया इसके लिए? हमको सबसे पहले दिल्ली बुलाया गया। प्रदेश सचिव बाबूलाल ने हमारे आवास पर आए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर संजय निषाद ने आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आप मिलेंगे? हम कहा क्यों नहीं, हमारे मुखिया हैं, हम मिलेंगे उनसे। उन्होंने हमको दिल्ली आमंत्रित किया। 2 तारीख को हम लोग दिल्ली, 2 को दिल्ली गए थे, 2 जून को रात को हमको 12:30 बजे मुलाकात 3 तारीख को होती है। वहाँ पर हमारी उनकी वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि 5-7 दिन के बाद आप लखनऊ में आइए। लखनऊ में जाते हैं और वहाँ लखनऊ में जाने के बाद अपने PRO से, अमेरिकन बिन से ये कहते हैं कि आप इनसे नामांकन करा लीजिए। मैंने नामांकन का जब फार्म दिए तो हमने पूछा कि कितना पैसा इसमें जमा करना होगा, तो उन्होंने कहा 5 लाख। हमने वहाँ 5 लाख रुपया जमा किया। कैसे दिया पैसा? कैश दिया? कैश दिया। हमने 5 लाख रुपया उनके पत्नी डॉक्टर संजय निषाद की पत्नी को हमने कैश 5 लाख रुपया दिया। हाँ, आवेदन किया। इसके बाद हमको फिर बुलाया गया दिल्ली।
जब प्रचार करने आया, इधर तो जितने भी प्रयास होते रहे, समाज में हम लोग घूमते रहे, प्रचार करते रहे, जितने भी पदाधिकारी यहाँ आते थे, आपका टिकट फाइनल है, हमको विदाई दीजिए। हम विदाई के नाम से भी हमसे शोषण हमारा किया गया। कितना लेते थे पैसे आपसे विदाई के नाम पे? विदाई के नाम से कोई 50,000, कोई 20,000, मतलब 20,000 के नीचे कोई नहीं लेगा। ऐसा कोई पदाधिकारी नहीं है जो 20,000, 50,000, 60,000, यहाँ तक कि विदाई के नाम से एक बार में नहीं, एक ही लोग कई बार आते थे, हर बार विदाई के नाम से जैसे जिले के बाहर जाते थे सबको पैसा दिया था। यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष भी थे, व्यास मुनि थे, रविंद्र मणि थे, ये लोगों को एक बार में 50,000 हुआ। उनके लड़के थे अमित, सब लोगों को जितना मुझे हो सका हमने उनको किया। कार्यक्रमों को भी करते थे? कार्यक्रमों को हमने करते थे, जो भी खर्च लगता था मुझसे कार्यक्रम का भी पैसा लिया जाता था। इतने के बावजूद हमको दुख नहीं था कि हमारी पार्टी है, हमें उनको भगवान की तरह मानते थे। लेकिन स्थितियाँ ये बनी कि 18 तारीख को हमको फ़ोन करके 12:28 पर रविंद्र मणि का फ़ोन आता है कि महामहिम आपको संजय निषाद ने दिल्ली बुलाने के लिए बोले हैं, आप तत्काल चले जाइए। हम उसी समय उठते हैं और 12 बजे के बाद जैसे ही हम एयरपोर्ट के माध्यम से हम लोग दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद वहां रात को हमको 12:30 बजे हम उनके आवास पर पहुंचते हैं तो पता लगता है कि डॉक्टर संजय निषाद सो रहे हैं, इस बार इस समय नहीं मिलेंगे। इसके बाद फिर सुबह आते हैं। सुबह जाने के बाद हम अंदर, हमको जिस कमरे में सोए थे उस कमरे में बुलाते हैं और कहते हैं कि घबराओ मत, टिकट तुम ही को फाइनल हो रहा है, टिकट तुम ही को मिलेगा। हम कहा ठीक है बाबूजी, आप आशीर्वाद दीजिए। तो हमने उनसे कहे कि हम कहा बाबूजी कुछ सेवा करने के लिए हम आए हैं, कहें ठीक है। तो हम 10 लाख रुपया वहाँ फिर हमने दिया। अब तक कितना खर्च कर चुकी है और कितना डिमांड था? हमको खर्च में तो हमको लगता है कि यदि कुल हम कल ये भी ओपन कर देंगे और सारे लिखित दे देंगे, लेकिन हमको लगता है कि 50 के ऊपर हमारा खर्च हो चुका है। कितना मांगे थे टिकट के नाम पे? कितना? टिकट नाम से हमसे यही कहा गया था कि 2-2 करोड़ रुपया, उनके पीआरओ के माध्यम से हमको फोन आया कि 2 करोड़ रुपया लगेगा। हमने कहा ठीक है, 2 करोड़ रुपया लगेगा, ठीक है। तो हमने उनसे कहा कि दिल्ली लेकर आओ। हमने कहा कि दिल्ली हम इतना पैसा लेकर नहीं आ पाएंगे, जहाँ कहिए मैं ट्रांसफर कर दूँ, और जो मेरे पास पैसा है एयरपोर्ट के माध्यम से इससे ज़्यादा पैसा लेकर नहीं जा सकते थे। हमने 10 लाख रुपया वहाँ ले गए थे और 10 लाख रुपया वहाँ दिए थे। इसके बाद उन्होंने हमसे उनके लड़के परवीन ने हमको सुनील बंसल से मिलवाए। आपके पास फ़ोटो वायरल भी हुआ होगा। उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ा और इतना ज़बरदस्त पकड़े और लगभग 5 मिनट पकड़े रहे। हमको यह भरोसा हो गया कि टिकट मेरा ही है। और आप लोग सूची देख रहे होंगे, उसमें जो सूची निकली है, सुचित्रा मौर्य जो मजमा का सीट है, ओवर राइटिंग दिखाई नहीं दे रहा है। सारे मीडिया बंधु को भी पता है। मैं सभी क्षेत्रवासियों को सर अभी बताइए, जैसे नामांकन 32 वर्षीय मोहित पांडे की चिन्हाट पुलिस की हिरासत में मौत हो गई। मोहित और उसके भाई शुभारंभ को कल रात पुलिस ने लड़ाई झगड़े के मामले में हिरासत में लिया था। आज सुबह कोतवाली में मोहित की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे लोहिया अस्पताल के ले गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों ने चिन्हाट पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है। मोहित जिनाबद गांव के नई बस्ती इलाके के निवासी थे। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।